हेलो प्यारे बच्चों। तो आज और अब रीनीट तक हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्वेश्चन बैंक। कुछ इंपॉर्टेंट रीनीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो हैं वो हम आज की सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर वन बाय वन हर चैप्टर के क्वेश्चंस करते जाएंगे। हम प्रत्येक चैप्टर के 2 दिन क्वेश्चन करेंगे और इसी तरीके से इनऑर्गेनिक को रीनीट से पहले पहले कवर करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों में ये डर लगा रहता है कि पेपर जो है वो टफ आएगा रीनीट का, जैसा अभी तक इतिहास रहा है एनटीए का या फिर नीट का कि जब भी कोई पेपर री हुआ है वो पेपर टफ आता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, उसी सोच को देखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं। तो आप सभी लोग इसके जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊं उन्हें सोल्व कीजिएगा, और जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझसे पहले इसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए या पोज कीजिए और फिर इसका आंसर बनाइए और फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देयर आर ओनली 8 एलिमेंट इन थर्ड पीरियड बट इन फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट आर प्रेजेंट। तो ये कह रहा है कि थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट हैं और फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पता ही है कि होते हैं। ये तो इसका एसेशन हो गया। रीजन जो दिया हुआ है, ईच पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम NS एंड्स अप NP सब शेल एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। तो चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और आप देखिएगा कि 2-3 चीजें हैं इस क्वेश्चन में। पहला तो कि क्या थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं? जी हाँ। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, ये भी सही है। दैट मीन्स ये करेक्ट है, अपना स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब रीजन पढ़ते हैं कि ऐसा रीजन क्या है। तो अगर आप लोग फर्स्ट पीरियड को देखते हैं तो फर्स्ट पीरियड में 1S सब शेल फुलफिल्ड होता है, सेकंड पीरियड में 2S और 2P फुलफिल्ड होते हैं, थर्ड पीरियड में 3S और 3P में इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं। देन आफ्टर आप लोग जानते हैं कि 4S और फिर 3D और फिर 4P में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारे एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। फिर होते हैं 5S में, फिर होते हैं 4D में और फिर होते हैं 5P में। ये एक एनर्जी का ऑर्डर रहता है। देन आफ्टर 6S, फिर 4F, फिर 5D, फिर 6P। यही ट्रेंड 7th पीरियड में भी चलता है। तो किसी भी पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कौन बताता है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फील होते हैं। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने फील होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन फील हुए, मतलब 2 एलिमेंट यहां पे फर्स्ट पीरियड में आते हैं। इसमें 2 और 6 मतलब 8 एलिमेंट सेकेंड पीरियड में आते हैं। इसमें 2 और 6 मतलब 8 एलिमेंट हमारे थर्ड पीरियड में आते हैं। इसमें 2, 10 और 6 मतलब टोटल 18 एलिमेंट जो हैं वो फोर्थ पीरियड में फिल होते हैं। फिर 2, 10 और 6 मतलब 18 ही हमारे फिफ्थ पीरियड में फिल होते हैं। ये एक ऑर्डर भी रहता है और यही ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर भी है, और ये इसी ऑर्डर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फिल होता है और इसी से ही हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एडजस्ट होते हैं। देन आफ्टर अगर आप गौर फरमाएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा 5D और 6P में, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2, फिर 14, फिर 10 और 6 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे पास इसके अंदर 32 होंगे। ऐसे ही सेम टू सेम अगर आप 7th पीरियड की भी बात करें तो सेम ही 7th पीरियड में भी जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी जो पीरियड है वो पीरियड में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एलिमेंट कितने आएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं।
मतलब ये 2s से स्टार्ट होके 2p पे खत्म हो रहा है, ये भी 3s से स्टार्ट होके 3p पे खत्म हो रहा है, ये 4s से स्टार्ट होके 4p पे खत्म हो रहा है, ये 5s से स्टार्ट होके 5p पे खत्म हो रहा है, ये 6s से स्टार्ट होके 6p पे खत्म हो रहा है। मतलब जितने कोई भी अगर आप पीरियड इसमें चेक करेंगे तो वो ns से स्टार्ट होकर और np पे ही खत्म हो रहा है। अब चेक कर लीजिए, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि ns और n-2f और n-1d और np, ये एक ट्रेंड रहता है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का, जिसमें n जो है वो पीरियड नंबर होता है, सबको पता है। दैट मीन्स हर एक पीरियड जो है वो ns से स्टार्ट होकर np पे खत्म होता है, सिर्फ फर्स्ट पीरियड को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम। ठीक है, तो इसका मतलब इसी वजह से यही रीजन है कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट जो हैं वो फिल होंगे। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, करेक्ट के साथ साथ यही इसका रीजन हो गया, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर are true. R is correct explanation of A. तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गई इसकी, तो आंसर जो है वो हमारा फर्स्ट चला जाएगा इससे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In periodic table 14 lengthenoid and 14 actinoid are present. Maximum 14 electron filled in f orbital. ये एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, आप क्या चेक कीजिएगा, क्या 14 लेंथेनोड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? ये बात तो सही है, और 14 ही एक्टिनोइड्स होते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब एसेशन तो करेक्ट हुआ। अब रीजन पढ़ते हैं। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एफ ऑर्बिटल। देखिए अगर आप चेक करेंगे तो एस जो ब्लॉक है उसमें दो ही ग्रुप बने हुए हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, क्योंकि पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप्स हैं, 3 to 12। तो 10 ग्रुप इसीलिए हैं क्योंकि डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो एफ में भी अगर आप चेक करेंगे तो वो हालांकि एक ही ग्रुप में, लेकिन कंटिन्यूसली उसमें 14 एलिमेंट आते हैं। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि 4f में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 1 to 14 आएंगे, और इसीलिए हर एक इलेक्ट्रॉन एक नया एलिमेंट लेके आता है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि 14 लेंथेनोइड और 14 एक्टिनोइड, ये तो सही बात है ही। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एफ ऑर्बिटल। अगर आप थोड़ा सा इसमें गौर फरमाएंगे, अभी तक आंसर बना लिया होगा शायद आप लोगों ने, तो गौर फरमाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आते हैं, बस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में फील होते हैं, चाहे वो एफ ऑर्बिटल होता, चाहे वो डी होता, चाहे एस होता, चाहे पी होता। दैट मीन्स ये रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, 14 नहीं होते। यहां पे एक छोटा सा फंडा ये रहेगा बच्चों, तो इसका आंसर लगा सकते हैं कि ए करेक्ट है और बी रॉन्ग है, आंसर थर्ड आ जाएगा इसका। यहीं पे मैं ये कह सकता था कि अगर उसने एफ ऑर्बिटल्स लिखा होता या फिर वो लिखता एफ सबशेल, तब हमारा आंसर जो होता वो एक चला जाता, फर्स्ट आंसर चला जाता अब इस क्वेश्चन का। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे छोटी छोटी गलतियां तुमसे वो पेपर के अंदर करवाएगा। बस इन्हीं गलतियों को, इन्हीं मिस्टेक्स को आपको ओवरकम करना है, और आपका कोई मकसद नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एफ ऑर्बिटल्स। इस वक्त इसका आंसर क्या होता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड। क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं? जैसे स्कैंडियम है, आप खुद बताइए, स्कैंडियम जो है वो फोर्थ पीरियड का ही तो एलिमेंट है, यस और नो? जी हाँ, तो डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड, बिल्कुल सही बात है ये तो। एसेशन इसमें भी सही है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन 3D सबशेल स्टार्ट्स आफ्टर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन 4s सबशेल। चलिए एक बात करते हैं कि कोई भी किसी भी सब शेल का क्यों होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस सब शेल में, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी किसी भी ब्लॉक का क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करता है वो उसी सब शेल, उसी ब्लॉक का हो जाता है। तो उसी बिहार पे अगर हम स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 21 वाले का, जैसा कि कल हमने बताया था आपको कि आर्गन लिखने के बाद 18 लिखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे 4s में, देन आफ्टर 3d में, क्योंकि 2f हमारे पास कुछ होता नहीं है इसलिए। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां फिल होने के बाद ही, दो इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बाद ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता है। और आप सबको पता होगा कि ये जो चीज होती है, ये जो 1 2 3 4 होता है या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो होती है, वही तो अपने पीरियड नंबर होता है। तो इसका पीरियड नंबर 4th हो गया। ये पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम नंबर जो डिजिट में है वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये एसपीडी जो भी है, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वो उसके डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट 4th पीरियड से ही स्टार्ट हो सकते थे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3s के बाद 2d कुछ होता ही नहीं है, 2d नहीं होता। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन, फिर 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन, और फिर मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए। तो अगर फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उसका पीरियड 1 है, s सब शेल है। सेकंड में 2 में और 2 में, मतलब पीरियड तो सेकंड हो गया। s के भी दो एलिमेंट होते हैं, p के भी 6 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में होते हैं। थर्ड पीरियड में s के 2 एलिमेंट होते हैं और p के 6 एलिमेंट होते हैं, समझे? और जो 4th पीरियड है, 4th पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि 4th पीरियड, इसी से 4th पीरियड डिसाइड हो गया कि मैक्सिमम डिजिट इसमें 4 है। तो s के 2 एलिमेंट, d के 10। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यही लास्ट एंटर करता है तो वो d सब शेल का हो जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब ये लाइन भी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग 3d सबशेल स्टार्ट्स आफ्टर इलेक्ट्रॉन फिलिंग 4s सबशेल, ये लाइन भी सही हो गई। और सही के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई कि ब्लॉक किसी का डिसाइड करते हैं एसपीडी देख के, और पीरियड किसी का डिसाइड करते हैं 4 3 2 1 देख के। तो इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट मीन्स आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। If Aufbau rule not followed, then number of element in 4th period। देखिए 4th पीरियड, अभी भी हमने बात करी थी, आप लोगों को पता है कि 4th पीरियड को कैसे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, उसमें पहले 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑफबो रूल को फॉलो कर रहा है। ऑफबो रूल कहता है कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फील होंगे, लेकिन ये जो हमारा करंट क्वेश्चन है ये हमें कह रहा है कि ऑफबो रूल को फॉलो करना नहीं है। करना नहीं है तो फिर हमें 4s और 4p, मतलब 4s के बाद डायरेक्ट क्या फील करेंगे आप? 4p फील करेंगे। तब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप पहले 3d फील करें, क्योंकि अब हमें एनर्जी का ध्यान ही नहीं रखना, 4th पीरियड का ध्यान रखना है। ये पीरियड होता है अपना। तो 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d फील करेंगे और 4d के बाद 4f, डायरेक्ट फील होते जाएंगे ये, नो डाउट। और इसी वजह से इसमें टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आप देखेंगे, 2 यहां पे, 6 यहां पे, 10 यहां पे और 14 यहां पे, टोटल जो ये हुआ वो 32 हुआ। मतलब अभी हमारे पीरियड में, अभी हमारे 4th पीरियड में 18 एलिमेंट हैं,
लेकिन अगर ओबो रूल नहीं फॉलो किया जाए तो 32 एलिमेंट हो जाएंगे हमारे फोर्थ पीरियड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनिल्टीमेंट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। पेनिल्टीमेंट शेल का पूछा भाई साहब इसने, पेनिल्टीमेंट शेल का। तो पेनिल्टीमेंट शेल में अगर आप ध्यान दें किसे कहते हैं, तो एन को तो कहते हैं आउटर शेल या वैलेंस शेल या पीरियड नंबर या वैलेंस शेल, और n-1 जो शेल होते हैं वो सारे के सारे पेनिल्टीमेंट शेल होते हैं, बाहर से अंदर वाले, जिसे हिंदी में उपांत्य कोश कहा जाता है। तो बाहर से अंदर वाले पेनल्टीमेंट, और इसके अंदर वाले जो हैं वो प्री पेनल्टीमेंट शेल हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेंट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में पेनल्टीमेंट शेल मींस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं, चेक कीजिएगा जब तक आप आंसर बनाइएगा। स्कैंडियम और जिंक, स्कैंडियम से अपना डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, सबको बताया, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात आएगी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1 और 4s2 आएगा। और जब इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात आएगी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 आएगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि इसमें से पेनल्टीमेंट शेल कौन सा है। ये आउटर शेल है, इसे एन शेल बोलेंगे। ये थर्ड, फोर्थ को एन बोल दिया तो 3 को n-1 बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, ये n-1 हो गया और ये कौन सा हो गया, n। अब आप चेक कीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 6 और 1, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे 2 6 10 18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब डी ब्लॉक के पेनल्टीमेंट शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। ये क्वेश्चन हल्के नहीं है, करवाने के बाद जरूर हल्के लगेंगे, लेकिन तो मैं बता दूं ये वो सिली मिस्टेक्स जिसे बोलते हैं या ब्लंडर मिस्टेक जिसे बोलते हैं वो क्वेश्चंस हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम बच्चा जो है वो गलती करता है, क्योंकि हो सकता है तुम में से ही किसी ने इसका आंसर जो है वो फर्स्ट लगाया होगा 1 to 10, क्योंकि आपने सिर्फ डी ब्लॉक देखा है, आपने पेनल्टीमेंट शेल नहीं देखा। आपने सब शेल देखा है, n-1d यही देखा है आपने, जबकि हम बात कर रहे हैं पेनल्टीमेंट शेल की, और शेल में पूरे काउंट होता है पूरा का पूरा। तो इसका आंसर इस हिसाब से अपना 9 to 18 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ sp-d-f ब्लॉक एलिमेंट। फिर ध्यान दीजिएगा शेल पूछ रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर बात करते हैं। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाला, इस बार n शेल की पूछ रहा है ये, और इसमें चेक करेंगे तो आप लोगों को इतना पता होगा कि सबसे पहले एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ns122 होता है। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 और np126 होता है। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 और ns1 to 2 होता है। और एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f 1 to 14 और n-1d 0 to 1 और ns2 होता है। अब आप खुद चेक कीजिए, ये एफ ब्लॉक के sp-d-f ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, इनमें किस में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, आउटर शेल बोले तो n शेल, n ये भी है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो रहे हैं चेक कीजिएगा, 2 6 2 2।
तो ये इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट आंसर दिया हो या फिर इसका आंसर सेकंड भी दिया हो, और कुछ बच्चों ने हो सकता है इसका आंसर थर्ड भी, लेकिन फोर्थ आंसर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि आप एसपीडीएफ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये क्या है? ये है एसपीडीएफ ब्लॉक सब शेल्स में एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये सब शेल्स का पूछ रहा तब आंसर आता अपना। अगर सब शेल्स में पूछता तब ये आंसर अपना आता, या ऑर्बिटल्स में पूछता तब ये आंसर अपना ये होता, मतलब आंसर फर्स्ट होता है इसका। लेकिन इसने सब शेल नहीं पूछा, इसने बच्चों शेल के बारे में पूछा है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव ऑफ कैल्शियम इज एक्स, देन जेड इफेक्टिव ऑफ बोरोन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। फटाफट फास्ट अपना दिमाग लगाइए और कैलकुलेशन कीजिए। हर बार जैसे क्वेश्चन नया आता है आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद क्वेश्चन सोल्व कीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो इसके अंदर हम अगर चेक करेंगे कि कैल्शियम का इसने एक्स बोला है, एक्स से किसी को कोई प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी। एक्स किससे प्रॉब्लम है तो मैं इसे वाई और जेड कुछ भी मान सकता हूं। हाँ, समझ पा रहे हैं? एक्स से प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों को एक्स से प्रॉब्लम होती है ना, आंसू बहाने लग जाएंगे। अभी वो याद आ गई, फिर ये भी बंद हो गया, किताबें भी बंद हो गई, बिठाया था पढ़ने और एक्स आ गई। तो अगर प्रॉब्लम हो तो अपन इसे चेंज भी कर देंगे अगली क्लास से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को अपने एक्स से प्रॉब्लम है। तो चलिए, कैल्शियम का एक्स हमने लिया है, कैल्शियम का एक्स वैल्यू ली है, तो जो कि वैल्यू है जेड इफेक्टिव की। अब कैल्शियम की अगर एक्स है तो आप लोगों ने एक, मतलब कैल्शियम की भी एक्स है और हमारी, चलिए, तो कैल्शियम का वैल्यू जो है जेड इफेक्टिव का वो एक्स है। और आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि टॉप टू बॉटम जब एस ब्लॉक में जाया जाता है तो जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव वो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड तक जाने पर 0.9 से इंक्रीज होता है जेड इफेक्टिव। देन आफ्टर जो जेड इफेक्टिव होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। तो हमारा जो कैल्शियम है वो कौन से पीरियड का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फोर्थ पीरियड का, मतलब थर्ड पीरियड पे मैग्नीशियम है, उससे ऊपर बेरिलियम है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि थर्ड का और फोर्थ का तो सेम ही है, तो मैग्नीशियम के जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी एक्स हो गई। और फिर हम बात करते हैं कि नीचे जाने पर 0.9 अगर इंक्रीज होता है तो यहां से ऊपर जाने पर 0.9 ये कम हो जाएगा। देखो, इसके कई मेथड हो सकते थे। किसी ने एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट कर दी होगी, फिर उसने बोरोन की वैल्यू निकाली होगी, वो लंबा मेथड हो जाएगा। और हमारे नीट के पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लंबे मेथड पे जाए। हमारा काम होता है कि हम बहुत जल्दी से आंसर निकालें। तो वही, अब इसके बाद आता है आपका बोरोन। जस्ट इस साइड में को निकल कर आता है बोरोन। और आप लोगों ने एक चीज और इसमें नोटिस करी होगी, पढ़ी होगी, कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो होता है वो 0.65 से इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? 0.65 से। तो इधर जाने पर 0.65 से ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे इंक्रीज कर दीजिएगा, मतलब बोरोन का हो जाएगा ये x माइनस 0.9 प्लस 0.65। दैट मीन्स आंसर जो है वो x माइनस 0.25 इज द आंसर। ये रहा आंसर। तो इस तरीके से इन
मुश्किल क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप इजी से बना लेंगे। और अगर कोई बच्चा इसके x की वैल्यू फाइंड आउट करता, पूरी कैलकुलेशन करता कैल्शियम के लिए, तो मेरे ख्याल से वो सिलेक्शन से बहुत दूर निकल जाता। क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये समझिए कि आपको विद इन 1 सेकेंड में क्वेश्चन करना होता है, और यही मेथड है जिससे अपन विद इन 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। लेकिन x की वैल्यू फाइंड आउट करना, और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि x की कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर x की कोई वैल्यू होती तो आज x ना होती। तो x की वैल्यू फाइंड आउट मत कीजिए, कभी की मत कीजिए, चाहे कैल्शियम की हो और चाहे तुम्हारे x की वैल्यू हो। चलिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मूव्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65। ये क्वेश्चन बोला गया है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैं फिर से लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है कि कार्बन से ऑक्सीजन पे जाते वक्त 0.65 से इंक्रीज होता है कि जेड इफेक्टिव। ये बोला गया है कि सोडियम से पोटेशियम तक जाते हुए 0.65 से इंक्रीज होता है क्या? टाइटेनियम से वेनेडियम पर जाते हुए 65 से इंक्रीज होता है क्या? और कॉपर से जिंक तक जाते हुए 65 से इंक्रीज होता है क्या? आपको पहले मैं स्लेटर रूल बता देता हूं। स्लेटर रूल समझ लीजिएगा। एस और पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना होता है तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो हमें एन शेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए तो 0.35 कंसीडर करनी होती है। एन माइनस सब शेल्स के लिए, एन माइनस शेल के लिए 0.85, और इसके बाद में n-2 हो, भले ही n-3 हो, इन सब के लिए ये वैल्यू जो है वो 1 आती है। देन आफ्टर हमें ये बात डी और एफ ब्लॉक के लिए भी पढ़नी होती है। ये सिलेक्टर रूल था, मैं ये कह रहा हूं कि ये 100% सही नहीं था, ये सिर्फ डेटाबेस था, क्योंकि सिलेक्टर के भी कुछ जो थे वो ड्रॉबैक्स बाद में देखने को मिले थे। उनके बाद में चर्चा कभी क्लास के अंदर करेंगे, जब हम पूरी क्लास पढ़ेंगे तब। तो इनके लिए एन के लिए ये वैल्यू 0.35, मतलब एन डी के लिए बोल सकते हैं अपन कि ये जो वैल्यू है वो एन डी या एन एफ सब शेल्स के लिए जो वैल्यू होती है वो 0.35 होती है। लेकिन इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी, उन सब के लिए ये वैल्यू 1 हो जाती है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन आती है आप लोगों को पता होगा। अभी अभी हमने बात करी थी कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त 0.65 से पर एटम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। लेकिन कार्बन से बात करूं तो कार्बन के बाद में नाइट्रोजन भी आएगा और फिर ऑक्सीजन भी आएगा। दैट मीन्स 0.65 यहां से इंक्रीज हो गई और 0.65 यहां भी इंक्रीज हो गई, तो टोटल जो इंक्रीमेंट है वो आ जाएगा इसका 1.30। यहां तो नहीं होगा। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि थर्ड पीरियड टू फोर्थ पीरियड जाएंगे तो ये कांस्टेंट होती है, यहां ये इंक्रीज नहीं होती। अब बात करते हैं टाइटेनियम से वेनेडियम तक की बातें। तो अगर आप टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 22 होगा और वेनेडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 23 आएगा। यहीं पे इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3d2 और 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d3 और 4s2। इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ अगर आप चेक करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है, नया इलेक्ट्रॉन, वो यहां आ रहा है, मतलब मैं यूं कह सकता हूं n-1 में आ रहा है। और जब n-, अभी तक हम यही कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका यूज नहीं किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं यही कैलकुलेशन? क्योंकि हमें s और p इलेक्ट्रॉन के लिए जब कुछ नहीं बोला गया है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए ही जेड इफेक्टिव कैलकुलेट होता है बेटा। तो यहां से अगर आप चेक करेंगे एक नया इलेक्ट्रॉन यहां एंटर कर रहा है, मतलब नए इलेक्ट्रॉन का 0.85 से यहां पे सिग्मा इंक्रीज होगा। मैं जेड इफेक्टिव की बात नहीं कर रहा, सिग्मा इंक्रीज होगा।
और आप सबको ही पता होगा ये बात कि जेड इफेक्टिव जो अपना होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। तो जेड में जो डिफरेंस है यहां से यहां पे वो 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 माइनस 0.85 अगर आप करके चलेंगे 0.85, तो यहां का जो इंक्रीमेंट आएगा वो 1.5 आएगा। तो इसका तो इंक्रीमेंट 1.5 आया, 0.15 सॉरी 0.15। तो ये तो सही नहीं है, बच गया एक आंसर, जो तो आंसर लगा ही लो पहले, फिर चेक करते हैं इसको। तो आइए इसे और चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप बात करेंगे कॉपर से जिंक की, तो कॉपर से जिंक तक की बात अगर आप हो रही है तो 29 इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 30, और अगर आप इसमें बात करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s2 है। दैट मीन्स इस बार जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है मेरे भाई वो यहां एंटर कर रहा है, नया इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो रहा है। जैसे पहले नया इलेक्ट्रॉन जो था वो 3D में ऐड हो रहा था, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, 3D में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था, n-1 में एंटर कर रहा था, इसीलिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो थी वो मैंने 0.85 ली थी, जो मैंने वहां पे लिखी हुई है। लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है आप चेक कीजिएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है आपका n शेल के अंदर, और जब n में एंटर करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो अब अगर आप चेक करेंगे तो 0.35 से सिग्मा इंक्रीज होता है बेटा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 0.35 से इंक्रीज हो रहा है मेरा सिग्मा। जब सिग्मा 0.35 से इंक्रीज हो रहा है और जेड की वैल्यू जो अगर आप गौर फरमाएंगे तो 29 से 30 हो गई, मतलब इसमें जो जेड में डिफरेंस है वो तो 1 का ही आया, और सिग्मा में डिफरेंस जो होता है वो 0.35 आया। दैट मीन्स यहां पे जो जेड इफेक्टिव का डिफरेंस जो है वो 0.65 होगा। तो इस क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही इसमें हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग मूव्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65। हम यहीं से समझ गए थे इस क्वेश्चन को, वो तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये बातें बताई गई थी, मैं यहीं से समझ गया था 0.65 तभी इंक्रीज हो सकता है जेड इफेक्टिव जब सिग्मा मेरा 0.35 से इंक्रीज हो, जब मेरा सिग्मा 0.35 से हो। तो इसमें भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, और जेड इफेक्टिव सिग्मा जो है वो आउटर शेल के लिए ही 0.35 से इंक्रीज होता है। तो हम यही समझ गए थे कि कॉपर और से जिंक में जब इलेक्ट्रॉन नया एंटर करता है तो 4s से 4s2 में एंट्री होती है, इसीलिए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4th हो गया अपना। बहुत ही अच्छा, बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग इसे अच्छे से दोबारा सोल्व करके देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बेहद अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए करेक्ट ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा निकल के आता है? 3 ऑप्शन मुझे एक जैसे से लग रहे हैं, इन्हीं में से कोई आंसर शायद आ सकता है। चलिए चेक करते हैं इसे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी कैटाइन होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा अपने पेरेंटल एटम से ज्यादा होती है। तो ये दो बातें तो यहीं से निकल कर आ गई कि कॉपर प्लस की भी कॉपर से ज्यादा होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी क्यों ना हो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है केमिस्ट्री, और उसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ यूनिवर्सल बातें हों ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है, वरना आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एक्सेप्शन वगैरह इसमें निकल कर आते हैं, जैसे कोटा फैक्ट्री ने हम लोगों को बदनाम किया वैसे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज इंक्रीजेज।
मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन ये ध्यान रखें आप कि इसके बाद अगर +2 होता तो उसकी और ज्यादा होती इनसे। तो दो ऑर्डर तो ये निकल कर आ गए। एक यहां से ये निकल कर आएगा अपने पास कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है जिंक का वो मिलेगा आपको 3d10 और 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। और सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास 4s2 की आयनाइजेशन एनर्जी 4s1 से ज्यादा होती है। तो ये भी एक ऑर्डर निकल कर आ गया। देन आफ्टर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जिंक प्लस और कॉपर प्लस की एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो अगर आप चेक करेंगे तो 3d10 4s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है और 3d10 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हम सब लोग जानते हैं कि 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलना जो है वो आसान होता है कि 3d में से। ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड स्टेबल है, ठीक है, इसके एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो जिंक प्लस से ज्यादा कॉपर +2 +1 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग इनके ऑर्डर सेट कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा तो मुझे जरा लग रहा है जिंक +1 का होना चाहिए, फिर कॉपर +1 का, और कॉपर और जिंक में से अगर मैं चेक कर लूं तो जिंक का ज्यादा है कॉपर से, तो जिंक का ज्यादा है कॉपर से। अलग अलग चीजों को अलग अलग देखिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे ये चीज हमने यहां पे डिस्कस कर रखी है बेटा, ये ऑर्डर यहां पे डिस्कस हो गया। फिर ये ऑर्डर डिस्कस यहां हो गया है। अगर आप चेक करेंगे तो कॉपर +1, शिट 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 शिट, तो ये गलत बना बैठे हैं यहां पे, अपन इसको आगे लेके आना पड़ेगा। तो कॉपर +1 और जिंक आना चाहिए यहां पे। ये ऑर्डर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑर्डर डिस्कस हो गया, ये दोनों ऑर्डर हो गए, देखो जरा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब इनमें से देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर यहां पे है, अरेंजमेंट है। यस सर, ये यहां पे अरेंज हो रहा है। ये देखिए ये यहां पे है, यस सर ये भी है। तो चारों चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए जो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब फिर आंसर जो है वो फोर्थ होगा। अब चेक करते हैं फोर्थ क्यों होगा। तो नियोन प्लस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p5 हो गया, मतलब एज फ्लोरीन। और ऑक्सीजन प्लस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2p3 हो गया एज नाइट्रोजन। बाकी तो अपने है ही, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो होता ही 2p3 है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का होता है 2p4 और सोडियम का होता है 3s1। तो इस हिसाब से इसे चेक करते हैं। चलिए, तो सबसे ज्यादा आप लोग मुझे बताइए, इसे एक बार साइड में छोड़ दीजिए क्योंकि ये मुझे लग रहा है सबसे कम आएगा, क्योंकि ये थर्ड शेल का है, वो सेकंड शेल के हैं। तो ये तो सही है अपना यहाँ पे। बाकी चेक करते हैं। आप खुद बताइए कि पूरी पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 2p5 की होती है। 2p5 यहां होता है, 2p4 यहां होता है और 2p3 जो है वो यहां होता है। और हम लोगों ने एक ऑर्डर पढ़ा हुआ है कि हाफ फील्ड जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर ये होता है। ये तो समझ में आया। अब दोनों ही 2p3 और 2p3 है, तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है कि जिसमें
नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा ऑक्सीजन प्लस में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑर्डर तो ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये वाला तो ऑर्डर अपना यही आना चाहिए। मैं इसे एक बार नीचे से इरेज कर देता हूं यहां से। इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2p3, इसका 2p4, इसका भी 2p3 है, इसका 2p5 है। अब आप सब इस ऑर्डर से समझ लीजिए सारा कुछ। 2p5 की तो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी 2p5 की, फिर आता है 2p3 और फिर आता है 2p4। ये जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एडजेसेंट एटम पे लगता है, पास पास वाले एटम पे लगता है, उससे ज्यादा दूर पे नहीं लगता। तो ये यहीं पे लगेगा अपना, ये यहीं पे लगेगा बस। 2p5 से ज्यादा कभी 2p3 की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हुआ करती है, ये बात याद रखें आप। तो इस ऑर्डर में ये सही है। इन दोनों को कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से इधर जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होने से जेड इफेक्टिव कम होता है, सबको पता है ये बात। और 2p3 और 2p4 इन दोनों का रीजन है स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबल। ये हाफ फील्ड स्टेबल है। और ये 3s1 आपको पता है कि इसके n की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसलिए ये है। जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक दे रखा है, x है। जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक +2 के लिए y है। जेड इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक के लिए z है। तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख देता हूं, चलिए करवाई देता हूं। होमवर्क तो आपका हो ही गया। आप पहले क्वेश्चन, मुझे जहां तक उम्मीद है आप क्वेश्चन के आते ही पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देन आफ्टर फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क तो आपका हो ही जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा आंसर साथ साथ में। तो जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, आप खुद सोचिए कि 3D इलेक्ट्रॉन पास में होता है और 4s इलेक्ट्रॉन पे दूर होता है। तो ये तो समझ में आता है कि यहां पे 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक और 3D मतलब अभी भी हमने बात करी कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव। मतलब यहां पे सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है और कुछ ही चीज का डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि x की ग्रेटर देन y। अब बात करते हैं x ग्रेटर देन y, मतलब ऐसा तो कोई ऑप्शन यहां पे है ही नहीं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं 4s इलेक्ट्रॉन और 3D इलेक्ट्रॉन। तो 3D इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो 4s इलेक्ट्रॉन्स से क्लोज होते हैं, नजदीक होते हैं, इसीलिए जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है, जेड इफेक्टिव है क्या? एक अट्रैक्शन, और दूरियां बढ़ने से आपको पता है अट्रैक्शन कम हो जाया करते हैं, बढ़ते हैं लेकिन किसी और के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 3D का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि x और y दोनों ही z से ज्यादा होंगे, x और y दोनों ही z से ज्यादा होंगे। तो इसमें अपना आंसर जो है फिर x और y। जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक +2। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सेम जेड इफेक्टिव की कैलकुलेटिव वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। ये बात जो हो रही है वो कैलकुलेटिव वैल्यू की बात हो रही है, कैलकुलेशन की बात हो रही है। और कैलकुलेशन में अगर आप गौर फरमाएंगे जेड इफेक्टिव के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि बाहर वाला 4s निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2,
ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि हम इसको जो राइट हैंड साइड में है इसको कैलकुलेट भी नहीं करते, क्योंकि उसका कोई रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा सिग्मा पे, सिग्मा की वैल्यू, क्योंकि बाहर वाला रिपल्शन नहीं लगाएगा, बीच में न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उस पे क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे, वही उसे शील्ड कर पाएंगे, उससे बाहर बैठा उसे शील्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम इनको राइट हैंड साइड वालों का सिग्मा जो है वो जेब 0 कंसीडर करते हैं, और फिर इसी को एन डी मान लिया करते हैं, और उसके बाद में इधर जितने भी हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड बोला करते हैं। अभी भी मैंने आपको रूल बताया था एक, और वो रूल ये था कि एन डी के लिए 0.35 यूज करना होता है सिग्मा, और इधर वालों के लिए सबके लिए 1 यूज करना होता है सिग्मा। तो इससे बाहर वाले हैं या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे जिंक +2 कर देता हूं तब भी ये 3D हो गया और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सीधा सा क्वेश्चन हो गया अपना कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी x और y की। और मैंने आपको बता दिया कि इससे बाहर है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कि इससे बाहर है तो वहां तक दूरियां बढ़ने से अट्रैक्शन कम होते हैं, सबको पता होगा ये बात, दूरियां बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन ही तो क्या है, जेड इफेक्टिव है अपना, तो इसलिए जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, तो वो एक्स और वाई दोनों से कम आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4th आएगा। तो चलिए ये एक छोटी सी सीरीज थी सिर्फ 10 क्वेश्चंस की, क्योंकि ये क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस हैं, काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें जब खुद से सोल्व करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस की जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं। तो नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं बोलूं या रीनीट से रिलेटेड कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।